1996 में, मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क है और वो मुल्क आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसके पास कोई हथियार नहीं है, और अगला दिन आता है तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूक्लियर पावर बन के सामने आता है, जिसके पास 1900 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद होते हैं, और वो जो मुल्क था वो यूक्रेन था। कैसे? आपका हैरत ज़्यादा चेहरा मुझे पूछ रहा है। अच्छा, अब यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ रशिया। रशिया अब टूट जाता है और रशिया ने बहुत सारे ममालिक जो थे वहाँ पे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए हुए थे, और यूक्रेन का जो इलाका क्योंकि वो पार्ट ऑफ रशिया था तो उसके अंदर भी 1900 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद थे। अच्छा, अब इतनी बड़ी तादाद में मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और मुझे उनको कोड्स का नहीं पता, ठीक है, और सबको मैं कोडिफाई कर भी नहीं सकता। अगर किसी का पता है तो आधा तो रूसी को पता है। तो उस वक्त फिर क्योंकि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1964 के अंदर 1968 के अंदर जो साइन हुआ, उसके नतीजे में बहुत सारी दुनिया के अंदर रियासतें जो हैं वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जैसे पाकिस्तान है, इज़राइल है, इंडिया है। ये नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स कहलाती हैं, लेकिन ये एटम बॉम्ब ज़रूर रखती हैं। लेकिन NPT के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 5 ही रियासतें न्यूक्लियर स्टेट्स हो सकती हैं। आखिरी चाइना था जो आपकी वीटो पावर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 1967 तक चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन किया जाता है कि जो मुल्क इसको साइन कर लेगा ना वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता। अच्छा, बेसिकली ये ट्रीटी इसलिए साइन की जा रही थी ना, जो मुझे समझ आई हाँ, कि दुनिया में वॉर हेड्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए थे, न्यूक्लियर वॉर हेड्स। हाँ, तो हाँ, रशिया और USA एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे कि किसके पास ज़्यादा होंगे। हूँ, तो फिर उन बिल्कुल दोनों को ऐसे समझ आई कि रोकना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे तो स्टॉप होना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो तो बिल्कुल ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन की बात तो चली थी, इसके ऊपर हम अलहदा से इंशाल्लाह कोई पॉडकास्ट करेंगे, तो आपको मैं न्यूक्लियर की पूरी हम हिस्ट्री को उसमें डिस्कस करेंगे। NPT क्या है, AI क्या है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका क्या काम है, और किस तरह से मुख्तलिफ सॉर्ट्स जो टॉक्स होती रही हैं USA की, वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन क्या होती है, ये सारी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट या उसके अगले किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन की हम स्पेसिफिकली बात ये कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है उसके पास इतने बड़े एटम बॉम्ब हैं, तो वो कहते हैं ना कि बंदर को मिला माचिस की तीली, उसने कहा मैं जंगल को आग लगा दूंगा। ठीक है, तो उनको ये था कि ये मुल्क है जिसके पास कोड्स भी नहीं है, और ये ना हो कि कोई ऐसी गलती कर बैठे और कोई एटम बॉम्ब जो है वो चल जाए जिससे पूरी दुनिया जो है वो उसको ख़तरा लाहक हो जाए। तो फिर यूक्रेन को ये कहा जाता है, इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर डाला जाता है कि भाई आप ये जितने भी आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ना, इनको आप गिव अप कर दें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखिए ये मेरे पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, मैं इसको अगर गिव अप करता हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा। मतलब यूज़ तो वो कर नहीं सकता था। हाँ, यूज़, लेकिन फिर भी होता है ना कि साइंसदान जो हैं वो डिकोडिफाई तो कर सकते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल का कोड भूल जाते हो, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं उसको डिकोडिफाई करने के लिए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आप वो चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो। तो यही डर था कि कहीं साइंसदान कल को, और इतनी बड़ी तादाद में फिर वॉरहेड, मतलब मैंने कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूक्लियर पावर वो बनने जा रहा था यूक्रेन जो था। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको गिव अप कर देते हैं, लेकिन सानू दसो कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो वो कहता जी हमें तो एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए आपसे, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1996 की, बुदापेस्ट एग्रीमेंट ये हुआ था 1994 के अंदर, ठीक है। बुदापेस्ट जो कि हंगरी का कैपिटल है वहाँ पे। अब UK, USA, अमेरिका और रशिया ये यूक्रेन को अश्योरेंस देते हैं सिक्योरिटी की कि देखो अगर किसी भी मुल्क ने तुम पे अटैक किया या न्यूक्लियर अटैक किया हमारे अलावा बिल्कुल सही बात है, बड़ी ताकतें ऐसे ही खेलती है छोटी रियासतों के साथ, तो हम तुम्हारे पीछे हैं ना, टेंशन नहीं लेनी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, तो यही काम तब हुआ, ठीक है। तो उनको कहा गया कि आप साइन कर दें, और यूक्रेन की तारीखी गलती थी, वो तारीखी ब्लंडर था। देखो कौमों की तारीख़ के अंदर ना कोई ऐसे छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो उस रियासत के मुस्तकबिल एंड तक उसके लिए एक डायलेमा का शिकार वो मुल्क हो जाता है। तो यूक्रेन के साथ भी यही कुछ हुआ। अब कौन जानता था कि जो रूस उसको गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, और वो अमेरिका और UK जो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी मुल्क ने अगर तुम पे अटैक किया तो हम हैं जो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, ठीक है। लेकिन तारीख़ ने फिर ये देखा
कि 2022 के अंदर वही रूस, बल्कि इससे पहले 2014 पे आ जाएं, जब क्रीमिया के साथ एनेक्सेशन करता है रशिया, क्रीमिया वॉज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, और 2014 में वो आगे हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्रीमिया के ऊपर उसने क्यों जो है वो अटैक किया या उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। तो बुनियादी तौर पर ना जब सेकंड कोल्ड वॉर का इख्तिताम होता है ना, वहाँ पे दुनिया में दो बड़े अलायंसेस थे, एक नेटो था, ठीक है, और एक वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट जो था वो रशियन अलायंस था, मिलिट्री अलायंस। उसका भी एक क्लेम था कि जितनी रियासतें मशरकी यूरोप की वार्सा पैक्ट का हिस्सा हैं, अटैक ऑन अ सिंगल स्टेट वुड कंसीडर एन अटैक ऑन द इंटायर वार्सा पैक्ट मेंबर स्टेट, तो हम सारे मिल के उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसी तरह नेटो भी जो 1949 में बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और रूस के खिलाफ बनी थी, उसका भी जो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अटैक ऑन वन नेटो मेंबर वुड कंसीडर एन अटैक ऑन द इंटायर नेटो मेंबर्स, और हम तमाम जो मेंबर्स मिल के उस मुल्क के खिलाफ जो है वो हमले का जवाब देंगे। अच्छा, अब जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ तो नॉन वर्बल एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द रशिया एंड यूएस से एट दैट टाइम, जो उनके सदूर थे, कि देखें हम वार्सा पैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा मिलिट्री अलायंस है, तो आप नेटो को ख़त्म कर दो, नंबर 1। और दूसरी बात ये की गई कि देखें हम कोल्ड वॉर का अब इख्तिताम हो चुका है, तो आपने जितना भी ईस्टर्न यूरोप का इलाका है जो कि रूस के साथ लगता है, या जितनी भी रियासतें रूस से निकली हैं, मुस्तकबिल में वो कभी भी नेटो की मेंबर स्टेट नहीं बनेगी, और नेटो जो है वहाँ पे अपनी फ़ौजों को नहीं भेजेगा, ठीक है। अब रूस क्योंकि डिफीटेड था, वर्बली बात कोई रिटर्न ये एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तो आप फिर देखते हो कि 2000 के बाद, बल्कि 1991 से लेके 2010 के दरमियान में मज़ीद 10-12 ईस्टर्न यूरोप की रियासतें जो हैं वो, उनको ये डर होता है कि रूस जो है कहीं उनके ऊपर अटैक करके दोबारा से अपना हिस्सा ना रिक्लेम ना कर ले कि ये हमारी टेरिटरी थी, लिहाजा हम इसके ऊपर काबिज हो रहे हैं, तो वो भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देती हैं, और बहुत सारी जो मेंबर स्टेट्स उनमें से बना दिया जाता है। तमाम बाल्टिक स्टेट जिनका बॉर्डर इसके साथ लगता है वो नेटो की मेंबर्स हैं, और इसके अलावा नीचे भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारी ईस्टर्न यूरोप की रियासतें जो कि पार्ट थी रशिया का, वो भी अल्टीमेटली नेटो की मेंबर बन जाती हैं। अब रूस ये समझता है, और पुतिन की आपको स्टेटमेंट ये याद होगी जब उसने कहा था कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए ही नहीं जिसमें रूस ना हो, ठीक है, अगर दुनिया एटम बॉम्ब के जंग से तबाह होती है तो बेशक हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने, असल में ये लड़ाई जो है ना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रशिया और यूएसए की लड़ाई है, ये लड़ाई रशिया और यूरोप की लड़ाई है। देखें जितने भी मुतालबे यूक्रेन पर अटैक करने से पहले पुतिन ने सामने रखे कि मैं अटैक नहीं करूँगा, अगर ये 4 काम यूरोप कर देता है। एक ये है कि जितने भी ईस्टर्न यूरोप की रियासतों में नेटो फोर्सेस हैं वो वापस चली जाएं। ये मुतालबा क्या यूक्रेन से था? नो। जहाँ जहाँ आपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है उसको आप ख़त्म करें, ठीक है, ये मुतालबा भी यूक्रेन से नहीं था, ठीक है। तो मतलब इसके अलावा भी जो उसकी डिमांड्स हैं उनमें से कोई डिमांड डायरेक्ट यूक्रेन से नहीं है। यूक्रेन बेचारा एक पपेट, यूक्रेन एक मोहरे के तौर पे बेचारा इस्तेमाल हुआ, जैसे छोटे ममालिक इस्तेमाल होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हम भी होते रहे हैं। 79 के बाद अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के अंदर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसी तरह से यूक्रेन को भी ये शय दे दी गई कि मैं तेरे पीछे खलोता हूँ, शुरू हो जा, ठीक है। और यूक्रेन वो अब ये समझ रहा था कि अच्छा इन्होंने मुझे सिक्योरिटी वगैरह दे दी है, हालांकि 1996 के बाद उसको पता था कि वेस्टर्न पावर्स करती क्या हैं, आपको शय दे देती हैं, और शय देने के बाद वो कहती हैं कि चलो जी लड़ पड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब रूस ने अटैक किया तो ना अमेरिका ने आके रूस को रोकने की कोशिश की और ना यूके ने आके उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह किया। अच्छा सर, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, बट यूक्रेन वाज वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो और रशिया कुडंट अफोर्ड कि मतलब इतने बॉर्डर्स के उसके करीब एक नेटो फोर्स आ जाए, तो फिर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। हाँ, नहीं, ये जो कहानी है ना, ये कहानी देखें 2300 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है यूक्रेन और रशिया का। अच्छा, अब जब मेरी सरहद, इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है रशिया के लिए यूक्रेन की जैसे अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के लिए है। स्ट्रेटजिकली अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो प्रो पाकिस्तान हो,
ठीक है। और हमने क्यों 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर, अमेरिका ने हमें कहा जी आप डबल गेम हमारे साथ खेल रहे हैं, आप एक तरफ तालिबान के साथ भी हैं, आप एक तरफ जो हैं वो अमेरिका के साथ भी हैं, नेटो के साथ मिलकर लड़ भी रहे हैं और साथ नेटो ही के असले को अफ़गानियों को भी दे रहे हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करी जा रहा है। ये वो सारी बातें हैं जो अमेरिका की तरफ स्टेटमेंट दी गई हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हर रियासत जो है वो अपने कौमी मफाद को देखती है। जैसे मुशर्रफ से पूछा गया था कि आप ये क्यों कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, आपने डबल गेम किया, उसने कहा अमेरिका ने अपने मफाद को देखा, हमने अपने मफाद को देखा। ठीक है, तो हमें क्यों वहाँ पे अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है कि कल को ईस्टर्न पे तो इंडिया हमारे पास है, एक दुश्मन मुल्क है, अगर अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम तो सैंडविच बन गए ना दोनों के दरमियान में। लिहाजा हम यहाँ पे नहीं हमने आने देना किसी को, ठीक है, ताकि एक हमारी सरहद जो है वो सिक्योर रहे। बिल्कुल इसी तरह से यूक्रेन स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए कि अगर यहाँ पे नेटो फोर्सेस आ गई तो चारों तरफ जो बॉर्डर है ना रूस का, वो पूरी नेटो फोर्सेस, अब 30 मेंबर हैं नेटो फोर्सेस में, मतलब 30 ममालिक की फौजें जो हैं वो रशिया के बॉर्डर पे खड़ी हैं। अच्छा, अब जब रशिया मिसाइल फेंकेगा अमेरिका के ऊपर, जगह जगह एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे मिसाइल तो रास्ते में ही इंटरसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, अमेरिका तक तो कोई भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन अमेरिका के सारे मिसाइल, जब तक एक मिसाइल रूस का अमेरिका तक जाना है, अगर वो कोई 1000 छोड़ेगा तो 10-12 पहुंच जाएंगे वहां तक, लेकिन जहां तक एक मिसाइल रूस में जाएगा तो यहाँ पे ये बॉर्डर पे नेटो फोर्सेस खड़ी हैं, तो तब तक हज़ारों मिसाइल जो हैं वो रूस को तबाह कर चुके होंगे। लिहाजा ये रूस की नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटेग्रिटी के लिए बड़ा अहम है कि वहाँ पे, और ये उसका कोई नाजायज़ मुतालबा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप क्यों आगे आ रहे हो। अगर आप भी, हम भी कॉमन सेंस से सोचें तो बड़ी ताकतों को, छोटी रियासतों को नेटो का मेंबर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और जब आप यूक्रेन की बात करते हैं तो नेटो का मेंबर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका किसी दूसरे ममालिक के साथ बॉर्डर इशू ना हो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर है तो आप नेटो का मेंबर बन ही नहीं सकते। तो आप यूक्रेन को क्यों बॉर्डर नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं, जब आपकी नेटो के अंदर ये कंपल्शन नहीं है कि वो बन सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, फिर भी आप बनाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ मिलीशियस इंटेंशंस हैं वेस्टर्न ताकतों की, अमेरिका की, वो जो नियति पर मबनी, ये कोई छोटी रियासतों की सिक्योरिटी, ये सब ड्रामेबाजी होती है यार के अंदर कि हम, आप नेटो मेंबर बन जाओ, हम तुम्हारे सुखी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूरोप को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, ऐसे ही यूरोप जो है, बड़ी ताकतें यूरोप जो वो छोटी रियासतों को इस्तेमाल करती हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं और हम रूस के करीब आते जाएं ताकि इसको हम चारों तरफ से घेर लें, बेसिकली अपने इंटरेस्ट के लिए, किसी अपने इंटरेस्ट के लिए। बिल्कुल, छोटी रियासत अगर उनको यूक्रेन के साथ इतना होता तो क्या आज वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते। जो अमेरिका था वो तो खुद कह रहा है कि मैं नेटो से, अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो वो सारी की सारी फिलॉसफी जो थी, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने वो एक शेर वाली मिसाल आपको दी थी, ठीक है, कि एक जो शेर है बुनियादी तौर पर उसको आपने पिंजरे में बंद कर दिया और वो शेर यूरोप था, और यूरोप आज तक लड़ रहा था शेर की तरह। अमेरिका ने कहा मैं हूं ना तेरे पीछे, तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम बैठो, मैं तुम्हें घर बैठे गोश्त के पीस देता हूँ, खाते रहो, हट्टे कट्टे हो जाओ। जब हट्टे कट्टे हो गए तो रूस के हवाले कर दिया, चलो अब लड़ो। अब वो लड़ना भूल चुका है भाई, कैसे लड़े, और आप कहते मैं अपनी फौजों को वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ी ताकतें अपने मफादात रखती हैं, और 70 सालों के अंदर इंटेंशनली अमेरिका ने यूरोप के साथ ही हरकत की है, उसको इस्तेमाल किया है। ठीक, और यूरोप जो है वो अपनी ईस्टर्न जो रियासतें हैं उनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है कि ये बड़ी यहाँ पे हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे और फलां लेके आएंगे, ये सारे ढकोसले होते हैं। ठीक है, मोरालिटी जो है वो उसका कोई नामो निशान, वो छोटी रियासतों के लिए होती है। बड़ी रियासतें हमेशा अपने जो हैं वो इंटरेस्ट को देखती हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन के साथ भी यही वाला आप कह लो कि ड्रामा हो गया कि यूक्रेन को शाह देकर उसको आपने जंग के अंदर झोंक दिया। ठीक है, तो मतलब जो मैं बात कर रहा था कि वो जो बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ, तो बुदापेस्ट एग्रीमेंट के नतीजे में यूक्रेन का ये ब्लंडर था कि जब उन्होंने अपने तमाम जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको गिव अप कर दिया, और गिव अप करने के बाद आप बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो रूस के और यूक्रेन के रहते हैं। यूक्रेन वाज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमंग द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ रशिया, सबसे बड़े मतलब उसके ताल्लुकात उनके साथ मौजूद होते हैं।